दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जब कल आपका हिस्ट्री का परीक्षा होने वाली है उसी का दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन सब्जेक्टिव की जो तैयारी दोस्तों वो थोड़ी सी कम है। तो दोस्तों उसी के लिए जो हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में अगर आप इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि कल जो है सीधे सीधे ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेट है कुछ इसी प्रकार रहेगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। रेहला पर संचित टिप्पणी लिखे। रेहला किसके ऊपर लिखा गया था? बिल्कुल आप लोग को मालूम होगा, ये यात्रा वृत्तांत है किसका? इब्न बतूता का। ठीक है, तो आपको सिंपली बोल रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेहला, यानी कि जो रेहला किताब है, जो यात्रा वृत्तांत है, उसके ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट लिखे। ये क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट में यानी कि लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं। इसका आंसर को देखेंगे तो मोरक्को का निवासी इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर, स्वदेश का मतलब अपना खुद का देश यानी कि मोरक्को लौटने पर यात्रा वृत्तांत लिखा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, उसने अपना यात्रा वृत्तांत जो है मोरक्को यानी कि यात्रा वृत्तांत जिसका नाम क्या रखा? रेहला रखा, उसी को लिखा। ठीक है, ये जो है अरबी भाषा में लिखा। तो इस तरीके से आप जो है अपने भाषा में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी भाषा में आंसर दूंगा। आप आराम से देखिए, मोरक्को जो है निवासी था, कहाँ का? इब्न बतूता का। उसने अपने भारत यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर यात्रा वृत्तांत लिखा। इब्न बतूता ने रेहला पर तुगलक को कठोर एवं निर्दयी शासक बताया। तुगलक यानी कि जो उस समय तुगलक वंश था, उसको क्या बताया? कठोर बताया और निर्दयी। निर्दयी मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी दयालुता ना हो, वो जो है किसी के साथ अन्याय कर रहा होगा, उस तरीके का जो है क्या बताया? एक प्रकार का बोल सकते हैं शासक बताया इब्न बतूता। कहां पर? अपनी किताब, अपनी यात्रा वृत्तांत जिसका नाम है रेहला। ठीक है, उसने छोटे छोटे अपराधों के लिए अपराधियों का अंग काट लेने की बात कही है। समझ गए? यानी कि छोटे छोटे अगर गलती होती थी तो वो क्या करते थे? उसके अंग को जो है काट लेते थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है इब्न बतूता ने रेहला पर लिखा है। किसी गलतफहमी का शिकार होकर इब्न बतूता को भी कारागार में डाल दिया गया था। बाद में गलतफहमी दूर होने पर उसे राजकीय सेवा में लेकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दूसरी तरफ उसकी धार्मिकता की प्रशंसा करते हुए सच्चा मुसलमान बताया। समझ गए आप? यानी कि एक समय ऐसा भी हुआ था कि इब्न बतूता को भी जो है जेल पर यानी कि कारागार पर डाल दिया था, लेकिन जब गलतफहमी दूर हो गई कि इसका जो है ये निर्दोष है, जब ये चीज प्रूफ हो गया तो फिर उसको जो है एक प्रकार का क्या कर दिया? वहां से रिहा कर दिया और दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, दिल्ली का क्या नियुक्त किया? काजी नियुक्त किया। और दूसरी तरफ उनके जो धार्मिक प्रशंसा थे यानी कि जो मुसलमान थे, तो बताया कि ये जो है एक सच्चा मुसलमान है, ये भी बताया। तो संक्षिप्त यानी कि अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे इब्न बतूता के बारे में, रेहला के बारे में, तो आपको इसी चीजों को लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्कियोलॉजी? ये भी क्वेश्चन देखिए आपके 2019 के अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझेंगे? पुरातत्व जो है दोस्तों एक ऐतिहासिक स्रोत होता है। क्या होता है? एक ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। उत्खनन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले कहां पर हुआ? तो हड़प्पा नामक जगह पर हुआ, यानी कि सबसे पहले खोज। समझ गए? खुदाई भी बोल सकते हैं, खोज भी बोल सकते हैं। तो पुरातत्व दोस्तों वो क्या है? एक ऐतिहासिक स्रोत है, यानी कि एक सोर्स है, एक ऐतिहासिक सोर्स है जहां से हम लोगों को कोई चीज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियां हो गया, शिलालेख हो गया, अस्थि अवशेष हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, सिक्का हो गया, पाषाण हो गया, ये सभी आते हैं। मतलब अगर हम लोगों को जैसे कोई भी सभ्यता के बारे में जानकारी मिला है तो कैसे मिला? या तो शिलालेख है, या फिर अभिलेख है, या फिर मूर्तियां है, या फिर कोई हड्डी वगैरह का अवशेष है, या फिर मिट्टी का बर्तन है, या फिर सिक्का है, मोहर है, या फिर पाषाण उपकरण है। तो इन सभी चीजों से हम लोगों को कोई भी सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो ये जो है पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये सभी चीजें दोस्तों कालखंड की होती है, उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। समझ गए आप? यानी कि पुरातत्व के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो आपको यही चीज लिखना है कि हम लोगों को कोई चीज के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पुरातत्व से मिलती है। जैसे मूर्तियां हो गया, शिलालेख हो गया, अस्थि हो गया, ये सभी चीजों से हम लोगों को किसी भी सभ्यता के बारे में पता चला, और ये सभी चीज दोस्तों पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किताबुल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या देखा? ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है इस बार ये इन दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या तो आपके रेहला पर यानी कि इब्न बतूता की जो रेहला बुक था, यात्रा वृत्तांत था, या फिर दोस्तों आपको किताबुल हिंद पर। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किताबुल हिंद। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि किताबुल हिंद जो है वो अल-बुरूनी द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और अब आपको किताबुल हिंद के बारे में तो ये समझ में आ गया कि अल-बुरूनी द्वारा लिखा गया है। अब आपको सिंपली अल-बुरूनी के बारे में सब कुछ लिख देना, यानी कि अल-बुरूनी कहां का
का निवासी था, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया, अल ब्रूनी को कौन भारत लेके आया, अल ब्रूनी भारत में आकर के क्या सीखा, संस्कृत भाषा सीखा, अल ब्रूनी को बंदी बना के लेके आ गया था, अल ब्रूनी अपने समय में बहुत ज्यादा जानकार थे यानी कि ज्ञानी आदमी थे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसी तरीके से आपको कम से कम अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम आपको हाफ पेज यानी कि आधा पेज आपको लिखना है, आधा पेज, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों कम से कम आपको 2 पेज लिखना है। और जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को पहले आपको बनाना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर आपको 4 क्वेश्चन भी पूछेगा तो 20 नंबर आपको आराम से आ जाएगा और आपको इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। वहीं पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप अगर थोड़ा सा भी लिखेंगे तो आपको कम से कम 1 मार्क्स जो है वो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखना है। और एक चीज क्या ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जब आपको पूछता है तो वो तो होता है 2 नंबर का ही, लेकिन जब आप आंसर देने लगोगे तो कभी कभी वो 2 पेज 3 पेज में चला जाता है या फिर 1 पेज 2 पेज में चला जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाइए। इससे क्या होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में तो 2 पेज हमको लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आधा पेज लिखना है। जब टाइम आपके पास रहेगा, मैनेज होगा, तो आपको जो है लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए प्रश्न क्या था कि किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। समझते हैं। अल ब्रूनी अरबी में जो है ये अल ब्रूनी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो किताबुल हिंद जो है वो कौन सी भाषा में है, वो अरबी भाषा में, ठीक है। इसमें टोटल 80 अध्याय है, यानी कि इसमें टोटल 80 चैप्टर है, यानी कि 80 अध्याय में विभक्त है। इस पुस्तक में अनेक महान व्यक्तियों के बारे में, दार्शनिकों के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में, इस किताब में महान व्यक्ति हो गया, दार्शनिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, इन सभी के बारे में जो है डिटेल्स में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यह एक विशाल ग्रंथ है, यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म हो गया, दर्शन हो गया, त्योहार हो गया, खगोल विद्या हो गया, रीति रिवाज हो गया, परंपरा हो गया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन हो गया, माप तौर हो गया, मूर्तिकला हो गया, कानून प्रांतों की सीमाओं के बारे में और नदियों आदि की जानकारी मिलती है। समझ गए। तो किताबुल हिंद जो कि अल ब्रूनी के द्वारा लिखा गया है, इसमें कई चीजों के बारे में हो गया, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, जीवन, सांस्कृतिक, मापतौल की विद्या, मूर्तिकला, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक इस किताब में मिलती है। इसमें टोटल 280 अध्याय में से जो अधिकांश नक्षत्र विद्या विषय की विस्तृत यानी कि विषय के बारे में हम लोगों को आधारित यानी कि उसी के बारे में जानकारी देता है। इसमें जो 9वें अध्याय है यानी कि जो 9वां चैप्टर है उसमें जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। और जो 64वें अध्याय है यानी कि जो 64वां चैप्टर है उसमें जातियों के अनुष्ठानों एवं रीति रिवाजों का वर्णन है, ठीक है। और जो 69वें अध्याय में है उसमें क्या दिया हुआ, भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 64वें में क्या दिया हुआ है, जातियों के अनुष्ठानों एवं रीति रिवाजों का वर्णन। और जो 90 है उसमें क्या दिया हुआ, जाति प्रथा के बारे में, ठीक है। और 69वें जो अध्याय है उसमें क्या दिया हुआ, भारतीय स्त्रियों की स्थितियों के बारे में। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भारतीय स्त्रियों की स्थिति, पहले पति मर जाते थे तो एक सती प्रथा था, उसके बाद उसको भी मारना पड़ता था, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपको आराम से अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में आंसर देना बहुत ही आसान होता है, बस आपको दिमाग लगा के आंसर देना है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अपने सारे दोस्तों को कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज का आनंद उठा पाए, लुत्फ उठा पाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द ड्रैगन सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? ये क्वेश्चन देखिए आपका 2020 में अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सिंपली क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा की जल निकास प्रणाली, अगर आपको कुछ आंसर ना आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि आज के जमाने में पहले क्या होता, अभी क्या है, अगर आप शहर की बात करेंगे तो पहले घर होता है, घर से एक छोटा सा नाला निकलता है, फिर छोटा सा पाइप निकलता है, वो पाइप एक छोटा सा नाला से जाके जुड़ता है। वो छोटा नाला क्या होता है, कच्ची रोड के किनारे बसा हुआ होता है। फिर वो जो छोटा नाला होता है वो एक बड़े नाले के साथ जुड़ता है, और जो बड़ा नाला होता है वो पक्की रोड के किनारे होता है, ठीक है। और ये जो बड़ा नाला होता है वो प्लास्टर का बना हुआ होता है, वो जो बड़ा नाला होता है उसको ढका हुआ होता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बिल्कुल कुछ इसी प्रकार था। सबसे पहला, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली काफी विकसित थी। नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। आधुनिक नगर योजना यानी कि अगर आप बात करें तो जो नया शहर होती है, आधुनिक मतलब नया नगर जो होती है, बिल्कुल उन्हीं के जैसा पूरा प्लान था, पूरा डेवलप था। यहाँ के नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण करवाया गया था। यानी कि एक आपको हो गया नगर, हो गया नगर में जो आपका घर है वो हो गया, एक नाली हो गया, एक सड़क के साथ, यानी कि तीनों के साथ सहमत। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले घर से छोटा नाला से बड़ा नाला जो कि सड़क के किनारे होता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर वही चीज को बताया जा रहा है। सड़कों का एक साथ नियोजित निरूपण से कराया गया था। सड़कों की तरह नालियां भी जो है एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जैसे सड़क जो है, अगर मान लेते हैं यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है तो नाली भी जो है इस प्रकार ही होती थी, यानी कि सड़क के साथ साथ वो भी होती
थी। घरों से पानी गली के नाली में, अभी मैंने आपको बताया घरों से जो पानी है वो कहां पर, गली के नाली में, और वहां से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। और ये जो नाली होती थी दोस्तों पक्की ईंटों की बनी होती थी, ये चीज को ध्यान रखना है, वो प्लास्टर की हुई होती थी, वो जो है ढकी हुई होती थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो नाली जो है वो क्या होता है, खुला होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होती थी, ढकी होती थी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जगह जगह पर 6 बच्चे बने होते थे। क्या होते थे, 6 बच्चे, जिससे क्या होता था कि जो कूड़ा कचरा है, जो उस समय जो कूड़ा कचरा होते थे, आज के जमाने में तो पन्नी है, पॉलिथीन है, ठीक है, उस समय जो कूड़ा कचरा होते थे उसको रोक देता था ताकि जो पानी है वो जाम ना हो जाए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 4। मौर्यकालीन स्तंभों पर एक लघु लेख लिखिए। यानी कि आपको सिंपली क्या पूछा है, शॉर्ट नोट लिखना है, किस पर, मौर्यन पिलर्स पर, यानी कि स्तंभों पर। स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर होता है, यानी कि जो एक घर होता है जो 4 पिलर पर खड़ा होता है, जो छत होता है आपका, तो वो किस पर खड़ा होता है, पिलर पर, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों स्तंभ। तो मौर्यकालीन के स्तंभों पर एक लघु लिखिए, लघु लेख लिखिए, यानी कि एक प्रकार का नोट लिखिए। समझते हैं, मौर्य काल की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति जो है वो स्तंभों तथा अनेक शीर्ष पर पशु आकृतियों का निर्माण है। इन स्तंभों का निर्माण जो है अशोक द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, मौर्यकालीन की जो एक प्रकार का जो स्तंभों का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, वो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक जिसने धम्म की शुरुआत की, ठीक है। इन पर उसकी जो लिपि थी जिसका नाम था धम्म, ये भी जो है अंकित है, यानी कि जो स्तंभ है, जो पिलर है, उस पर ये जो धम्म है, धम्म मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक प्रकार का आप धर्म भी समझ सकते हैं, लेकिन ये कोई धर्म नहीं था। मतलब क्या होता है कि इसमें अच्छी बातें बताई जाती थी जो इंसानियत को सुनना चाहिए, जो आज जैसे कि अकबर ने क्या किया था, अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, तो दीन इलाही में क्या था, वो अच्छी बातें थी, यानी कि सभी धर्म से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको मिलाकर के एक बनाया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से अशोक भी जो है धम्म बनाया था। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो आपको जो है इसी चीज को लिखना है, ठीक है। अब देखिए उसकी जो धम्म थी उस लिपि पर अंकित है। इन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में मुख्य मार्गों पर अवस्थित किया गया था, ठीक है। इनमें से जो स्तंभ आज दिल्ली हो गया, प्रयाग हो गया, लौड़िया अरेराज हो गया, उसके बाद लौड़ी आनंद नगर ये नाम है, ठीक है, तथा रामपुरवा हो गया, इन सभी में है। तो ये जो पिलर है, जो स्तंभ है, ये इन सभी जगहों में है जो कि मैंने आपको बताया। उन पर अशोक के प्रमुख लेख भी अंकित है, यानी कि वो जो पिलर है, जो स्तंभ है, उन पर क्या है, लिखा हुआ भी कुछ है, यानी कि एक लेख जो है वो अंकित है, ठीक है। लुम्बिनी, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची के बारे में तो आपको पढ़ाए हैं, तो लुम्बिनी हो गया, सांची हो गया, सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये सभी स्थानों पर जो है प्राप्त स्तंभों पर उसके लघु लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी स्थान का मैंने नाम लिया, यहाँ पर एक स्तंभ पाए जाते हैं और ये सभी स्तंभ में लघु लेख होते हैं, यानी कि एक प्रकार का कुछ जो है लिखा हुआ होता है जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो स्तंभों का निर्माण जो है वो उच्च कोटि के अभियांत्रिकी कला को प्रदर्शित करता है। पहाड़ों से विशाल खंडों को काटा गया है और संपूर्ण सतह को अत्यंत बारीकी और परिशुद्धता के साथ तराशा गया है। समझ गए, एक पाषाण खंड से 40 की स्तंभ को शुद्धता के साथ तराशना निश्चित ही आश्चर्यजनक है और मौर्य कलाकार के अभियांत्रिकी ज्ञान की पूर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रतीत होता है। तो आपको मौर्यकालीन स्तंभों के बारे में अगर जब भी पूछे तो आपको आराम से आंसर लिख देना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तो मौर्यकालीन कला यानी कि एक स्थापत्य और एक मौर्यकालीन कला, इन पर जो है वर्णन करें, यानी कि डिस्कस करें। एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मुगल साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा स्थापत्य कला है वो किसके जमाने में फेमस हुई थी, या फिर यूं कहे तो सबसे ज्यादा तरक्की किया था, तो बिल्कुल वो जो शुरू हुआ था वो तो अकबर के समय में शुरू हुआ था, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ था, मशहूर जो हुआ था, वो किसके काल में हुआ था, बिल्कुल दोस्तों वो आपके हुआ था शाहजहां के काल में, ठीक है, शाहजहां के काल में। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। देखिए, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं याक्षिणी की मूर्ति है। सांची, सारनाथ आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ है। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों तथा विहार का निर्माण करवाया गया था। इस काल में पर्वतों को काटकर गृहों का भी निर्माण हुआ है। बराबर की पहाड़ियों एवं नागार्जुन पहाड़ियों से ये जो है आज भी है। समझ गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अभिलेख क्या है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। एक प्रकार का बोल सकते हैं स्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन देखिए 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। मैंने आपको दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार करवाया था। आपको बोले थे कि अभिलेख जो एक प्रकार का रिकॉर्ड है, जैसे कि आज के जमाने में हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड करते हैं, गाना रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके दोस्तों अभिलेख जो एक प्रकार का रिकॉर्ड है, जहां पर किताबें जो चीजें हैं वो लिखी हुई होती थी। अब ये अभिलेख जो पत्थर पर लिखा हुआ होता था, पेपर पर लिखा हुआ होता था, मिट्टी पर लिखा हुआ होता था, मिट्टी के बर्तन पर लिखी हुई होती थी। तो इन सभी चीजों को दोस्तों अभिलेख कहते हैं। इसी चीज को आपको अपने शब्दों में लिखना है। आंसर देखिए, अभिलेख जो है दोस्तों वो पत्थर, धातु आदि की सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाटन सामग्री को कहते हैं। यानी कि अभिलेख जो है वो पत्थर हो गया, धातु हो गया, उन पर जो चीजें लिखी हुई है उन्हीं को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है वो प्राचीन काल से ही
हो रहा है। यानी कि पहले के जमाने में जब कुछ नहीं था तो लोग पत्थर से पेड़ों पर जो है या फिर पत्थर से पत्थरों पर जो है मार मार के लिखते थे, तो ये प्राचीन काल से ही हो रहा है। ठीक है, ये मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता है। ये क्या होता है? मुख्य रूप से शासकों का राज्य देश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है वो क्या सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, ये सभी पर दोस्तों जो लिखित अभिलेख पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं? अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड पाए गए हैं। किसमें? सोना में, चांदी में, पीतल में, तांबा में। अभिलेख दोस्तों किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थानों को लिखें। राइट द नेम एंड प्लेस ऑफ एनी 2 टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी गुप्तकालीन के जो है मंदिरों के नाम एवं स्थान को लेकर सिर्फ 2 के बारे में पूछा, तो आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम एवं स्थान निम्न है। सबसे पहला देवगढ़ के दशावतार मंदिर। देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है, ये क्या है? एक वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा आपका भुमड़ा का शिव मंदिर, यह जो है शैव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो ये जो है वैष्णव यानी कि देवगढ़ के जो दशावतार मंदिर है, क्या दशावतार मंदिर, ये क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, और ये जो भुमड़ा का शिव मंदिर है, ये जो है शैव से है। तो शिव आपका हो गया शैव से, और जो आपका दशावतार मंदिर हो गया वैष्णव धर्म से। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 2020 के रूरल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का अशोक द्वारा, यानी कि कलिंग युद्ध का एक इसका शिलालेख जो किस पर मिलता है? 13वां शिलालेख पर मिलता है। 13वां शिलालेख पर जो है कलिंग युद्ध के बारे में हम लोगों को पता चलता है, यानी कि पता चलता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध का जो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? व्हाट इंपैक्ट हैड कलिंग वॉर ऑन अशोका। समझिए, कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा था। एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है, अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। अशोक जो वो क्या किया? साम्राज्य विस्तार की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसका क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया। तो अशोक जो है वो एक अहिंसा का, एक सच का, एक प्यार का, एक दान देने का, एक परोपकार का, इन सभी चीजों का जो रास्ता है वो अपनाया। किसने? अशोक ने। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कलिंग युद्ध का जो है अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो कलिंग युद्ध जो हुआ था उस पर अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सभी चीजों को हम लोग एक एक करके जानते हैं। तीसरा पॉइंट है, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, यानी कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का फॉलोअर बन गया। अनुयायी मतलब फॉलोअर। ठीक है, यानी कि मानने वाला या फिर उसके पीछे चलने वाला या फिर उसको फॉलो करने वाला। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी किया। तो अभी जो बौद्ध धर्म है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? वो अभी चाइना पर है। ठीक है, तो वो इंडिया से उत्पन्न हुआ था ये धर्म, लेकिन अभी चाइना पर सबसे ज्यादा है। तो वही चीजों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में किया। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 9, महाभारत के लेखक कौन था? महाभारत के लेखक कौन था? हु वाज द राइटर ऑफ महाभारत? समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत की जो मूल कथा की रचयिता है वो भाट सारथी थे। कौन थे? जो महाभारत के जो मूल कथा की रचयिता है वो कौन थे? भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। ठीक है, ये सूत जो है दोस्तों वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। वह उनकी विजय एवं उपलब्धियों को काव्य रूप में प्रस्तुत करते थे। यानी कि ये जो क्षत्रिय क्षेत्र होते थे या फिर ये जो सूत होते थे वो क्या जाते थे? अपने योद्धाओं के साथ, अपने राजाओं के साथ जाते थे, और वहां पर जो युद्ध होते थे, कितने लोग मारे गए, उस ऑपोजिशन जो लड़ाई करता था उसका कितना लोग मारा गया, हमें लोग को कितने सिपाही मारे गए। ठीक है, क्या क्या हुआ, राजा कितनी देर लड़ाई हुई, कितनी देर चली, तो इन सभी चीजों के बारे में जो है रिकॉर्ड जो है एक प्रकार का वो लिखा करते थे। ठीक है, प्रस्तुत करते थे। कुल महाभारत में प्रारंभ में 10,000 से कम श्लोक थे, बाद में यह बढ़कर 1 लाख से भी अधिक हो गया। इसके रचयिता जो है कौन थे? महर्षि व्यास थे। इसके रचयिता कौन थे दोस्तों? वो थे महर्षि व्यास। चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में महिलाओं के संपत्ति संबंधित अधिकार का वर्णन करें। देखिए, ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एक अधिकार होता था। पहले क्या होता था? जब ऋग्वैदिक काल था। अब ये ऋग्वैदिक काल कब था? तो आपका त्रिवैदिक, या फिर जब सबसे पहले आपका हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका क्या था? वैदिक सभ्यता था। और ये वैदिक सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों वैदिक के बारे में जानकारी हम लोगों को वेदों से मिली है। वैदिक सभ्यता की जानकारी जो हम लोगों को वेदों से मिली है, इसलिए उसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। ठीक है, और वही वेदों में दोस्तों, वही वेदों में जो आपका ऋग्वेद था, ऋग्वेद वो सबसे पुराने वेद है। और एक कब पनपा था? ये दोस्तों आपका पनपा था, यानी कि जो उत्पन्न हुआ था कब हुआ था? वो हुआ था ऋग्वैदिक काल में। इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी बोल सकते हैं या फिर वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो दोनों चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में परिवार की संपत्ति पर पिता का एक अधिकार होता था। पिता की मृत्यु के बाद यह अधिकार पुत्र को मिलता था। यानी कि पहले के जमाने में जो है औरतों को या फिर लड़कियों को कहें तो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलता था। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे तो महाभारत में स्त्री को
चल संपत्ति पर अधिकार था और वह स्वयं भी चल संपत्ति समझी जाती थी और उसे किसी अन्य को उपहार स्वरूप दिया जाता था। चल संपत्ति का मतलब एक प्रकार का एक जगह से दूसरी जगह भेजना, चल मतलब चलना, ठीक है, तो उसको चल संपत्ति कहा जाता था। मतलब कि उसके लिए कुछ नहीं, तुम जो है मेरा घर में हो, तुम दूसरे का प्रॉपर्टी हो, तुम दूसरी जगह चली जाओ, तो उसको क्या समझा जाता था, चल संपत्ति समझी जाती थी और उसे किसी अन्य को उपहार स्वरूप दिया जाता था। यानी कि अपने बेटी को कोई दे दिया उस जमाने में, अभी की बात हम नहीं कर रहे, उस जमाने में जो है उपहार के रूप में दे दिया, इस तरीके से जो उसका स्वरूप दिया जाता था। क्योंकि दोस्तों पहले के जमाने में जो ना बहुत ही ज्यादा गलत गलत चीजें थी, जैसे कि सती प्रथा हो गया। अब सती प्रथा में क्या हो गया, अगर उसके पति मर गए तो मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ साथ मरना पड़ता था। तो ये कितनी गलत चीजें हैं, समझ रहे। और पहले के जमाने में जो है औरतों को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था, अगर चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो बाप का उसमें नहीं मिलता था। अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए महाभारत में युधिष्ठिर ने द्वैत क्रीड़ा के समय अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गया था। पारिवारिक संपत्ति पर स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। पारिवारिक संपत्ति पर यानी कि जो प्रॉपर्टी है उस पर स्त्री का जो है कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। चीजें आपको समझ में आ गई। प्राचीन भारत में महिलाओं की संपत्ति संबंधित अधिकार का वर्णन करें, आपको कुछ इसी प्रकार लिखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, गोत्र से आप क्या समझते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। हमने आपको कई बार बताया है कि महायान और हीनयान जो है किससे है, बौद्ध धर्म से है, और जो त्रिपिटक है वो भी बौद्ध धर्म से है, और जो श्वेतांबर और दिगंबर है वो जैन धर्म से, ठीक है। अब देखिए गोत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए लगभग 1000 ईसा पूर्व में गोत्र प्रथा अस्तित्व में आया था। ये गोत्र प्रथा जो कब आया था, 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। जितने भी गोत्र होते थे वो क्या होते थे, किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे, और उस गोत्र के जो सदस्य होते थे वो उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के बाद स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। यानी कि जो विवाह के बाद जो स्त्री का गोत्र है पहले पिता होता था, लेकिन जब शादी हो जाती थी तो उसके बाद जो है उसका पति को उसका गोत्र माना जाता था, गोत्र माना जाता था। परंतु सातवाहन इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र शातकर्णी, अर्थात विवाह के पश्चात भी सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही अपनाया, ठीक है। तो कोई यानी कि सातवाहन में ये बातें बताई जा रही है कि विवाह के बाद भी अपने पति के नाम के बजाय अपने पिता के ही नाम को वो लोग जो है रखता था, यानी कि अपनाया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के सिद्धांत पर कुछ लिखे। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ महायान एंड हीनयान। यानी कि सिंपली आपको महायान और हीनयान पर इसके जो सिद्धांत है उस पर क्या बताना, डिफरेंस बताना, अंतर बताना है, क्या इन दोनों में अलग है। देखिए हीनयान संप्रदाय ये जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। ये किस पर है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है ये हीनयान संप्रदाय। यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में स्वीकारता है, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उसको क्या एक महापुरुष के रूप में स्वीकारता है, ये जो हीनयान संप्रदाय है वही, ठीक है। हीनयान में ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया है तथा व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति करना उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। तो हीनयान को ज्ञान यानी कि हीनयान में जो है ज्ञान को क्या बताया गया है, प्रमुख स्थान यानी कि सबसे पहले नंबर दिया गया है। अब अगला देखेंगे महायान संप्रदाय। तो महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त बोधिसत्वों की शिक्षाओं को शामिल किया गया तथा महात्मा बुद्ध को एक सर्वशक्तिमान देवता माना गया है। इसमें क्या माना गया, महापुरुष, इसमें माना गया सर्वशक्तिमान देवता। अब महापुरुष का मतलब तो समझ सकते हैं आप लोग, जैसे कि महापुरुष किसी को भी, महात्मा गांधी को भी महापुरुष बुलाया जाता है क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, सभी के बारे में अच्छा सोचा था, कोई भी जाति धर्म नहीं किया था, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते थे, ठीक है। तो क्या हो गया, महापुरुष हो गए, सभी का भलाई चाहता था, सभी गरीबों का, सभी जो छोटे छोटे जाति होते थे, कोई भी किसी के साथ हिंसा नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं, समझ के, ये हो गया महापुरुष। और एक सर्वशक्तिमान क्या हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कोई भी युद्ध पर कभी भी वो नहीं हारा हो, ये हो गया आपका सर्वशक्तिमान देवता। तो किसे माना गया था, यानी कि माना गया है महात्मा बुद्ध को, किसमें, महान संप्रदाय में, ठीक है। महान संप्रदाय में ज्ञान के स्थान पर करुणा को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। हीनयान जो संप्रदाय है वहां पर ज्ञान को प्रमुख स्वरूप दिया गया है, प्रमुख स्थान दिया गया है। और वहीं पे अगर महायान संप्रदाय की बात करें ये जो है आपका करुणा को जो है अधिक महत्व दिया है। महायान संप्रदाय के अनुयायी यानी कि जो फॉलोवर है वो बोधिसत्व को आदर्श मानते हुए गृहस्थ जीवन को अधिक महत्व दिया है, समझ गए। यानी कि जो महायान संप्रदाय के जो अनुयायी है, जो फॉलोवर है, वो क्या करते हैं, बोधिसत्व को आदर्श मानते हैं और गृहस्थ जीवन को जो है वो अधिक महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं सगुण एवं निर्गुण भक्ति के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग आराम से समझिएगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बनेगा, बट आप समझेंगे चीजों को तभी दोस्तों आपको इस वीडियो का फायदा होगा, समझ गए। देखिए सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सगुण एंड निर्गुण। मैंने आपको पहले भी कराया था, ये क्वेश्चन भी देखिए 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। सगुण भक्ति वाले भक्त जो है भगवान को मनुष्य या उनके कई रूपों में मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, सगुण भक्ति वाले क्या करते हैं, भगवान को या तो मनुष्य
या तो मनुष्य या फिर उनके कई रूपों में मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सगुण। वहीं पे निर्गुण क्या होता है? निर्गुण भक्ति में भक्त भगवान को अद्वैय, अविनाशी, चराचर का रचनाकार मानते हुए उनकी अविनाशी स्वरूप की आराधना करते हैं। तो ये आपका हो गया निर्गुण, ये हो गया आपका सगुण। चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे चिश्ती संप्रदाय के बारे में। उसके बाद जो है फिर आपकी वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। फिर से बताने काफी मेहनत लगती है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त परिचय दें, यानी कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 3 मैन क्रिश्चियन, यानी कि आपको चिश्ती संप्रदाय के बारे में आपको पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये आपका अजमेर में है, ये जो आपका निजामुद्दीन औलिया है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। ये जो बाबा फरीद है ये आपके काबुल में है, यानी कि आपके पाकिस्तान में, तो इसके बारे में कभी पूछा नहीं जाता है। तो आपको 3 प्रमुख संतों के बारे में पूछा है, समझते हैं। सबसे पहला है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह 1113 में मध्य एशिया में जन्मे थे। ये कब जन्मे थे? 1113 में। कहां पर? मध्य एशिया में, ठीक है। मुसलमान महात्माओं में इनका नाम विशेष प्रसिद्ध है। जो मुसलमान महात्मा थे वो उसके नाम जो है विशेष प्रसिद्ध है। किसमें? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में, ठीक है। आगे देखेंगे शेख निजामुद्दीन चिश्ती के बारे में, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में। तो दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध दरगाह, ये दिल्ली नहीं होगा, ये आपका दिल्ली होगा, ठीक है। ये आपका दिल्ली होगा और यहाँ पर आपका दिया हुआ नहीं है, ये मध्य एशिया दिया हुआ है, ये आपका दिल्ली होगा, ठीक है। दिल्ली में स्थित जो प्रसिद्ध दरगाह है जिस पर की प्रतिवर्ष मेले के अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू तथा मुसलमान आते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे मजार का, जो मजार जहाँ पर उर्स लगता है, उर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। ज्यादातर तो वैसे मुसलमान जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है क्योंकि हिंदू भी जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वहाँ पर प्रतिवर्ष मेले की तरह अवसर लगता है, यानी कि मेला लगता है, एक प्रकार का जो उर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और वहीं पे हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। शेख निजामुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। ये जो शेख निजामुद्दीन है वो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक जो थे उसके क्या थे? समकालीन थे। अपने समय की जनता पर शेख साहब का बहुत प्रभाव था, और उस समय जब शासन काल थे उस समय अपने समय पर जो जनता थी तो उस पर जो है शेख साहब का, शेख निजामुद्दीन का एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रभाव था, भूमिका था। अब अगला पॉइंट देखेंगे बाबा फरीद के बारे में। काबुल के राजवंश में पैदा होकर ये मुल्तान में रहा करते थे, ठीक है। तो ये कहाँ हुए थे? काबुल के राजवंश में पैदा हुए थे, लेकिन ये रहते कहाँ पर थे? मुल्तान में रहते थे। बाबा फरीद जो है मनुष्य मात्र से प्रेम करने की शिक्षा देते थे। इसने